हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है वो यूपी पुलिस के लिए जो कि आपका जून महीने में एग्ज़ाम होना लगभग जो है वो तय है, उसके लिए हम लोग आज से हिंदी का जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो रिवीजन के तौर पर जो है वो करेंगे, जो कि आपका एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स के टाइप में हम लोग रिवीजन करेंगे। और आज हम लोग जो है वो हिंदी भाषा परिचय, फिर उसके बाद वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन के बारे में जो है वो 2 से 3 चैप्टर मैं जो है आज आपको करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिएगा। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और उसका साइंस और आपका जीके का रिवीजन सीरीज करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी का अगर आप थ्योरी पार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो हिंदी भाषा का परिचय है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से ये एक है। यह भारत की बहुसंख्य लोगों की भाषा है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है भारत में वो हिंदी है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। यह यूरोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार का भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरा नंबर पर सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत में यह जो है राष्ट्रभाषा जो है वो माना जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी जो है वो आपका होता है। हिंदी भाषा का क्रम जो है वो कैसे हुआ, तो हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न 4 जो है वो चरणों से होकर के गुजरना पड़ा है। पहला वैदिक संस्कृत, जो कि 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक था, जिसमें 4 वेदों की जो है वो रचना हुआ है। दूसरा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से, जिसमें रामायण, महाभारत और आदि महाकाव्य जो है वो लिखे गए हैं। तीसरा है पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तन रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया है। अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवी मराठी महाराष्ट्र आदि कई रूप में जो है वो प्रचलित था। नोट में क्या कह रहा है पॉइंट में कि इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही आपका हुआ है। तो आप ये जो है वो याद रखिएगा। हिंदी भाषा का क्रम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आया, फिर पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत आया, फिर अपभ्रंश जो है वो आया। मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इस भाषा में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम है तथा यही रेडियो एवं दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी को ही राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत किया गया है। जब हम यह कहते हैं कि हमें दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, न कि अवधी, ब्रज, बघेली और मैथिली से होता है। अन्य महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य, जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड और मिजोरम में दिया गया है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में जो है वो उदित हुआ था। अगला है हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राघेलाल द्विवेदी को माना जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता किसको कहते हैं? राघेलाल द्विवेदी। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का आदि महाकाव्य जिसको रामायण को तथा आदि
कवि वाल्मीकि को कहा जाता है, यानी कि विश्व का आदि महाकाव्य रामायण और आदि कवि जो है वो वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु पाने वाले भारतीय जो है वो सुमित्रा नंदन पंत रहे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है, यानी कि हिंदी को आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। और आधुनिक युग का मीरा कहेगा तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका पहला लेसन कंप्लीट कर दिया। आशा करूँगा कि आपको ये जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें जो है वो क्वेश्चन आंसर भी है, लेकिन मैं अभी पहले जो है वो थ्योरी सेक्शन रिवीजन करवा दूंगा, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। भाषा एवं लिपि के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। भाषा की परिभाषा, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भावों और विचारों का बोलकर और लिखकर आदान प्रदान करते हैं। भाषा भावों या विचारों का अभिव्यक्ति का प्रमुख जो है वो आपका साधन माना जाता है। भाषा के रूप, तो भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा भाषा का बोल चाल का रूप है। इस भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि कहलाती है, यानी कि जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई उसको ध्वनि कहा जाता है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने होता है। लिखित भाषा, भाषा के लिखित रूप लिखित भाषा कहलाती है और इस भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण कहलाता है, यानी कि लिख करके जब हम लोग प्रकट करते हैं वर्ण, और जब बोल करके प्रकट करते हैं उसको सबसे छोटी ध्वनि सबसे छोटी जो रूप होता है वो ध्वनि कहलाता है। यह भाषा की अस्थायी रूप है जिसमें हमें अपने भावों और विचारों को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख करके जो है वो सुरक्षित रखना पड़ता है। बोली और उपभाषा क्या कहलाता है? बोली किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को अल्प विकसित रूप ही जो है वो बोली कहलाता है। बोली में साहित्य रचना जो है वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बोली जो है वो छोटे से क्षेत्रों में बोला जाता है। जैसे आपका अगर भोजपुरी होता है, मगही होता है, ये सारा। उपभाषा किसे कहते हैं? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रह करके उपभाषा बन जाती है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा और 18 बोली आती है। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा और 18 बोलियां जो है आती है, जो कि यहाँ पर दिया है। उपभाषा, बोलियां और मुख्य क्षेत्र, जैसे पश्चिमी हिंदी पहला उपभाषा, इसमें ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली इसमें बोला जाता है। यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। पूर्वी हिंदी जो कि जिसमें अवधी आता है, बघेली आता है, छत्तीसगढ़ी, यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। तीसरा है बिहारी हिंदी, इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी आता है और बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोला जाता है। अगला है राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी जो है वो आपका ये बोली आता है और राजस्थान में यह बोला जाता है। पहाड़ी हिंदी जैसे गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। तो ये आप जो है वो उपभाषा, बोली और मुख्य क्षेत्र जो है वो याद रखिएगा। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। खड़ी बोली, जिस रूप में आज हिंदी बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा पहली बार खड़ी बोली यानी कि हिंदी में पहेलिया एवं मुकरिया रची गई। मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा ही रही, साहित्यिक भाषा के रूप में नहीं इसका व्याख्या किया गया। इसका अर्थ यह था कि उस युग में ब्रज भाषा आपके काव्य की भाषा थी, यानी कि जो एंशियंट एक तरह से कह सकते हैं कि हिस्ट्री में ब्रज भाषा में जो है वो काव्य वगैरह लिखा जाता था, तो उस समय खड़ी बोली का उतना कोई प्रचलन नहीं था। अगला है मानक भाषा किसको कहते हैं? शिष्ट और सुशिक्षित लोगों, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप को ही मानक भाषा जो है वो कहा जाता था। संविधान की 8वीं अनुसूची,
भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान है। 8वीं अनुसूची में जो है वो आपका प्रारंभ में 14 भाषा थे, जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू था। फिर सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 अन्य भाषा को, जैसे मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। मिलाकर के 18 भाषा हो गए। अनुसार 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 अन्य भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो है वो उल्लेख दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, या फिर राजभाषा अब जो है वो मुख्यतः बोला जाता है हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, जबकि दूसरी सबसे ज़्यादा तेलुगु बोला जाता है। किसी देश या राज्य की राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। भारत की प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत है। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा जो है वो सुमेरियन भाषा है, और भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश का राज्य है। लिपि की परिभाषा, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। यानी कि लिखने में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी को लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरमुखी में, अंग्रेजी को रोमन लिपि, उर्दू को फारसी लिपि, बंगला को बंगला लिपि और अरबी को अरबी लिपि में लिखा जाता है। फारसी लिपि दाई से बाई ओर लिखा जाता है, बाकी सारा लेफ्ट से राइट। देवनागरी और रोमन लिपि बाई से दाई ओर लिखा जाता है। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारा का सारा 2 लेसन जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये मेहनत अच्छा लग रहा है मेरा, तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। अगला लेसन है आपका शब्द विचार। चलिए देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे पुस्तकालय, मकान, मिठाई, महल। जैसे म एक आपका वर्ण है और ह भी वर्ण है, ल भी वर्ण है, इसका जो है महल बना, तो एक सार्थक शब्द बन गया। इसी को जो है वो वर्णों के मेल से जो बने होते हैं उसी को क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है। शब्द का वर्गीकरण जो है वो मुख्यतः 4 आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना के, रूपांतरण के और उत्पत्ति के या फिर उद्गम के विचार से। सार्थक और निरर्थक शब्द, अर्थ के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है शब्द को, सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थपूर्ण शब्दों को, अर्थात वह शब्द जिसका कुछ अर्थ हो उसको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आम, इधर, पानी, ये सारा का सारा सार्थक शब्द है। जैसे आम का मतलब हमको समझ में आ रहा है कि ये कुछ खाने वाला पदार्थ है, उसका अर्थ निकल रहा है, यानी कि आम जो है फल का नाम है, तो वो हो गया सार्थक। अगला है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले उसको निरर्थक। जैसे म आ, रघई, नीमा, ये सारा का सारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। रचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, यानी कि जिनका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे घोड़ा, पानी, इसको जैसे घोड़ा को तोड़ सकते हैं, घोड़ा को अगर घो प्लस अड़ा में तोड़ेंगे तो अलग अलग कर देने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द, यौगिक वे शब्द होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, तो विद्या का मतलब जो है वो कोई अर्थ निकल रहा है, आलय का मतलब भी अर्थ निकल रहा है, उसका मतलब जो है वो यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे रसोई घर, रसोई का कोई अलग है, घर मतलब रहने वाला। गंगा का मतलब नदी का नाम, जल का मतलब पानी हो गया। योग रूढ़ इसको कहते हैं। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो अपना समान अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ देते हैं। जैसे पंकज, पंकज को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उसका जो है वो एक समान अर्थ निकल करके अलग अर्थ, जैसे पंकज को जो है वो
क्या कह दिया जाता है, विशेष अर्थ, जैसे कमल कह दिया जाएगा। पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पीताम्बर, लंबोदर आदि ये सारे के सारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। विकारी और अविकारी शब्द, रूपांतर के आधार पर शब्द को विकारी और अविकारी रूप में किया गया है। विकारी अविकारी। विकारी शब्द, विकारी वे शब्द होते हैं जिनके लिंग, पुरुष और वचन के कारण रूप जो है वो बदल जाता है। जैसे लड़का का लड़के और लड़कों हो जाएगा, खाता का खाती और खाते हो जाएगा। यानी कि लिंग, पुरुष, वचन के हिसाब से बदलने वाले को विकारी शब्द कहते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो है वो आपका आता है, आप ये याद रखिएगा। जैसे इसमें जो है दिया गया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सारे के सारे विकारी शब्द है। क्रिया, विशेषण, अव्यय ये सारे के सारे अविकारी हैं। समुच्चय बोधक अविकारी है, संबंध बोधक अविकारी अव्यय है, और विस्मयादि बोधक अव्यय भी अविकारी है। यानी कि जिसमें लिंग, वचन, कारक के हिसाब से जो है वो शब्द ना बदले उसको कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, जैसे आज, कल, परसों, अब, कब, कैसे, क्यों। समुच्चय बोधक में परंतु, इसलिए, या, और, यदि, क्योंकि। संबंध में के ऊपर, के नीचे, जैसा वैसा, पीछे, की ओर। विस्मयादि बोधक अव्यय आहा, हा, हाय, ओह, वाह, ये सारा का सारा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को जो है वो 5 तरह से बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं उसके समान अर्थ संस्कृत के समान होते हैं। यानी कि वे शब्द जो कि संस्कृत से आए हैं और हिंदी में भी संस्कृत वाले शब्द ही यूज हो रहे हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, क्षेत्र, वायु, पत्र, माता, पिता, ये सारा का सारा तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द जिसको कहते हैं, वे संस्कृत वाले शब्द जो कि हिंदी के भाषा में आकर के उसको तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जिनका रूप विकृत हो जाता है तद्भव कहलाता है। जैसे आग, जैसे अग्नि को आग कह दिया जाता है, रात्रि को रात कह दिया जाता है, कर को हाथ कह दिया जाता है, क्षेत्र को खेत कह दिया जाता है, पत्ता, रात, ये सारा का सारा तद्भव है। देशज या फिर देशी जिसको कहते हैं, जो शब्द अन्य भाषा संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों से हिंदी में लाए गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे कटोरा, लोटा, पगड़ी, पेट, झोला, ये सारे देशज है। विदेशज, जो शब्द किसी विदेश भाषाओं से लिया गया है उसको विदेशज। जैसे फारसी भाषा, जैसे आराम फारसी भाषा से लिया गया है, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा से, लाश तुर्की भाषा से लिया गया है, दाम ग्रीक भाषा का शब्द है। संकर शब्द, जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्ष जो है संस्कृत का है, गांठ जो है हिंदी से, तो वर्षगांठ बन गया शब्द एक नया, उसको संकर शब्द कहेंगे। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, तो टिकट घर बन गया। तो वैसे ही जांचकर्ता, जांच हिंदी शब्द है, कर्ता संस्कृत है। जेल खाना, जेल अंग्रेजी है, खाना फारसी है। सील बंद, सील अंग्रेजी है, बंद जो है वो फारसी है, तो सील बंद हो गया संकर शब्द। तो आशा करूंगा कि आपको ये लेसन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है वो कुछ दिया है तत्भव और तद्भव। जैसे अग्नि को आग कहते हैं, अंधकार को अंधेरा, अस्थि को हड्डी, अर्घ को आधा, अश्रु को आंसू, उदय को आज, अग्र का आगे, आम्र का आम, आश्रय का आश्रय, आसरा, आश्चर्य का अचरज, उज्ज्वल का उजला, अल्लुक का उल्लू, उल्लू का उल्लू, ओष्ठ का ओठ और उच्च का ऊंचा होता है। अगला है वर्ण एवं ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपका ये लास्ट चैप्टर होगा। तो वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, लिखित छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड और टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। जैसे अ, ई, क, ख, ग, घ, ये सारा। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में आपका जो है वो 52 वर्ण है, ऐसे जो है 50 वर्ण दिया हुआ है। 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। स्वर जो है वो आपके 13 दिया हुआ है, लेकिन ऐसे मूलतः 11 होते हैं। इसमें री और अंगह को नहीं लिया जाता है, तो आपका ये जो है 11 हो जाता है। अगला है व्यंजन। तो व्यंजन जो है वो इसमें क से म तक स्पर्श व्यंजन होता है 25, अंतयस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है 4, उष्म व्यंजन तलाबी स, मूंधनी स, दांती स और ह होता है उष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र होता है, जो कि 4 मिल से मिलता है। संयुक्त व्यंजन, इन व्यंजनों की रचना 2 व्यंजनों के मेल से होती है। जैसे छ का क प्लस स,
षटकोण वाला, त्र का त प्लस र, ज्ञ का ज प्लस य, स्र का तलाबी स प्लस र से मिलकर के बना होता है। अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं? अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले जो है वो लगे होते हैं। तो अयोगवाह दो हैं और यह हर वक्त स्वर के बाद और व्यंजन से पहले लगते हैं। वर्णों के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसको स्वर कहते हैं। स्वर जो है वो 11 होते हैं, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ी ऊ, री, ए ओ औ, ये सारा का सारा 11 होता है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के उच्चारण के आधार पर कंठ और तालु का प्रयोग करके जीभ, ओठ, स्वरों के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ और ओठ का नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्वरों के उच्चारण में जीभ और ओठ का प्रयोग होता है? तो नहीं, स्वरों के उच्चारण में कंठ और तालु का सिर्फ प्रयोग होता है। तो इसी तरह उच्चारण के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है, मूल्य स्वर या फिर हरस स्वर और दीर्घ स्वर होता है। एक प्लुत स्वर भी होता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। मूल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर जो है वो 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यह 7 होते हैं, अ प्लस अ से मिलकर के, बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर के बना होता है। फिर और आगे दिया हुआ है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलकर के, ए, अ प्लस छोटी ई से, अ प्लस ए से, ओ, अ प्लस छोटा ऊ से, अ प्लस ओ से मिलकर के बना होता है। व्यंजन वर्ण, और एक जो है वो प्लुत स्वर होता है जिनमें जो है वो आपका हरस स्वर से 3 गुना जो है वो उच्चारण करने में समय लगता है। जैसे होता है ना ओम, तो ओम जो है वो तुम्हारा हरस स्वर कहलाएगा। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ, अंग च छ ज झ अ 33 होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण, स्पर्श व्यंजन, अंतयस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन, क वर्ग से लेकर के मर वर्ग तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होता है। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के से होता है स्पर्श से। अंतयस्थ व्यंजन, य, र, ल, व अंतयस्थ व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं जो जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं। उष्म व्यंजन, तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स, ह उष्म व्यंजन होता है जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न होता है और गर्म वायु निकलता है। याद रखिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। जैसे क को तो क हलंत अ लिखा जाता है। हलंत का मतलब होता है ये आधा व्यंजन, ये आप याद रखिएगा, या फिर आधा वर्ण। हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, जैसे मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। इस दृष्टि से ये बांटा गया है। जैसे कंठ से कैसे होता है, तो कंठ से जो है वो क वर्ग सारा आ जाएगा, क ख ग घ अंग, फिर विसर्ग आ जाएगा, ह और आ जाता है, यह कंठ से बोला जाता है। तालु, जिसको तालु से, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग य और तलाबी स। मूर्धा मुंह से, री, ट वर्ग र और षटकोण वाला स। दंत से त वर्ग स और ल होता है दांत से। ओष्ठ से प वर्ग पूरा उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो ओठ से। कंठ तालाब यानी कि कंठ और तालु दोनों से, तो ए और ए कंठ और तालु से होता है। कंठ और ओठ दोनों से, ओ और औ। कंठ और दंत और दंतोष्ठ, दंत और ओठ दोनों से, व और फ। नासिक, जो पांचवा वर्ण होता है स्पर्श व्यंजन का, जो पांचवा वर्ण होता है उसको कहते हैं। जैसे ड, य, अड़, न, म को नासिक व्यंजन कहते हैं। अलिजिह्वा वर्ण यानी कि अलिजिह्वा से, जैसे क, ख, ज, ग और फ, इसके नीचे जो है वो नुक्ता लगा हुआ है। अघोष तथा घोष ध्वनि क्या होता है? स्वर तंत्रिका के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में होता है, अघोष और घोष। देख लेते हैं अघोष और घोष क्या कहलाता है। अघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष होता है। इस प्रकार अघोष ध्वनियाँ कुल जो है वो 13 होती है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ,
तलाबी स मूर्धनी स, तो पूरा मिला करके जो अघोष ध्वनियाँ होती है वह 13 होती है, घोष घोष ध्वनि। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएँ में कंपन होती है उसको घोष ध्वनि कहते हैं। यानी कि सभी स्वर यानी कि 11 स्वर, फिर हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा जो होता है वो घोष होता है। टोटल मिलाकर के इसकी संख्या जो है वो घोष की 31 होती है। अल्प प्राण, महाप्राण। उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, उसके साथ मुंह से तो हकार की ध्वनि भी न निकले, उसको अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है तथा अंतयस्थ व्यंजन जो है वो सारा का सारा अल्प जो है वो वर्ण कहलाता है। अर्थात क, ख, ड, च, ज, अञ, ट, ठ, अड़, ऐसे ही य, र, ल, व और ये सारे के सारे अंतयस्थ व्यंजन टोटल। और पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ग होता है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, वो सारा अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेप अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार का ध्वनि भी निकले, उसको महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और उष्म व्यंजन तलाबी स, मूर्धनी स, और ह होता है, यह जो है महाप्राण कहलाता है। दूसरा, चौथा यानी कि 5, 5, 10 और उष्म व्यंजन 4 यानी कि यह टोटल 14 कहलाते हैं। यानी कि 14 ये आपके हो जाएंगे। अगला बलाघात, अनुतान और संगम। देखिए, बलाघात या फिर स्वराघात क्या कहलाता है? बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसको बलाघात या फिर स्वराघात कहते हैं। बलाघात का प्रभाव बोलने और समझने पर पड़ता है। जैसे दीन शब्द में कोई बलाघात नहीं है, पर दीन शब्द में दी वर्ण पर बलाघात काम जो है वो करता है। इसी में दीन और दीन इन दोनों शब्दों का अर्थ में अंतर हो जाता है। यानी कि एक जो है वो थोड़ा सा, जैसे दिन बोल दिया, एक बोल दिया दीन, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। अनुतान क्या कहलाता है? उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। इस स्वर लहर के कारण शब्द और वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे सामान्य कथन अच्छा, प्रश्न कथन अच्छा और आश्चर्य सूचक अच्छा। तो इन यानी कि शब्द सेम है लेकिन बोलने का जो है वो लहर अलग अलग है, तो इसमें जो है वो आपका उसका अर्थ भी अलग अलग हो जाएगा। पुनः जैसे दिया है कि यह कमल राम की है, सामान्य कथन। यह कलम राम की है, तो आश्चर्य के तरह हम लोग बोल रहे हैं। उपयुक्त दोनों वाक्य समान है, पर सुर और अनुतान के बदले जाने से प्रथम वाक्य का समान कथन दूसरे वाक्य में आश्चर्य सूचक जो है वो बन गया है। अगला संगम शब्द किसे कहते हैं? शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौनावस्था या विराम अवस्था के को संगम कहा जाता है। संगम होने या न होने से वाक्य के अर्थ में अंतर पड़ता है। जैसे दवा खाना, एक हम लोग बोल दिए दवा खाना, तो दवा प्लस खाना, जहाँ पर दवा रखा जाए तो उसको दवा खाना। दवा पीली है या फिर दवा पी ली है, तो दोनों, जैसे दवा पीली है यानी कि यह येलो कलर की है दवा, और दवा पीली है यानी कि क्या आपने दवाई जो है वो खा लिया है, इसका मतलब ये हुआ। यह संगम शब्द कहलाता है। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कोई भी शब्द वर्णों के सहयोग से बनते हैं। किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाए। जैसे कमल लिखा हुआ है तो कम प्लस म प्लस ल लिख दिए। इसको और बढ़िया से तो क हलंत अ प्लस म हलंत अ प्लस ल हलंत अ प्लस कर दिया जाएगा। वर्ण विच्छेद के नियम। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी होती है। जैसे क को क प्लस अ लिखा जाता है। संयुक्त व्यंजन की रचना दो व्यंजनों से होता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र का मैंने पहले बतला दिया है आपका। वर्ण विच्छेद के लिए इन्हें भी याद रखें। जैसे अर्थात की तो क प्लस छोटी, और की बड़ा लिखा है तो क प्लस बड़ी, क्र क प्लस र प्लस अ, दा इसको पढ़ा जाता है दा, तो द प्लस य प्लस आ, द्वत द प्लस ध प्लस अ। नीचे कुछ शब्द का वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, जैसे कमल का दिया हुआ है, किसान का, रंजन का, गणेश का, ये सारा, तो आप इसको देख लीजिए। प्लुत वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसको प्लुत वर्ण का, जैसे ओम,
मनुष्य संख्या यहाँ पर मान लीजिए प्रश्न दिया है, तो हम लोग जो है जब लेसन का थ्योरी टोटली खत्म कर लेंगे तो हम लोग जो है वो प्रश्न भी करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज 4 लेसन को जो है वो कंप्लीट कर दिया, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 1 महीने बाद लगभग उसका एग्जाम होने वाला है। तो आप इसको रिवीजन के तौर पर जो है वो देख सकते हैं। अगर आप बिहार दरोगा का कैंडिडेट है, 27 मई का एग्जाम होने वाला है, अगर आप उसका जो है वो जीके जीएस का साइंस का रिवीजन तौर पर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।